हेलो। हेलो, गुड इवनिंग। बैठिए। बैठिए सर। बैठो। हेलो। क्या था डिस्कशन? एक डीपीपी था, 40 नंबर। तो आंसर हमने जान लिए। कोई क्वेश्चन है? सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2। तो हमको ये पूछा है कि एक पार्टिकल है ए, जो सर्कल में घूम रहा है आर रेडियस में, और एक दूसरा पार्टिकल है जो कि उसी प्लेन में है, जो कि ठहरा हुआ है और उसके सेंटर से डी डिस्टेंस के ऊपर है। ऐसा हमको जानकारी है। ठीक है। ए सर्कल में घूम रहा है, बी ठहरा हुआ है, और ए बी को देख रहा है, तो उसके हिसाब से बी कैसे चल रहा है, यही सवाल है। तो इसका जवाब देखो। अगर ये उस तरफ वी वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसको ऐसा लगेगा कि ये वी से पीछे जा रहा है। ऐसा ही लगेगा। जब ये यहां से यूं चल के आएगा,
तो ये उसको ऐसा लगेगा कि नीचे गया और उधर गया, ऐसा लगेगा ना उसको। और जब ये इधर से इधर चल के आएगा तो ये नीचे आ रहा है और इधर जा रहा है, तो ये ऊपर जाएगा, राइट साइड में जाएगा। फिर जब ये इधर से इधर आएगा तो फिर ये इधर से इधर आएगा। क्या कहते हो, ऐसा दिखता है? ऐसा दिखेगा क्या? कुछ बातें मेरे मन में है, ठीक है, अभी नहीं बोलूंगा। किसी दिन और दिन बोलेंगे, है ना? ठीक लग रहा ना एकदम? कोई कंफ्यूजन नहीं है? कुछ पूछना चाहते? आर होगा या नहीं होगा ना, तो उसका रेडियस आर होगा या नहीं होगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जितना इस तरफ होगा उतना इसका इस तरफ होगा। तो 2r तक जाएगा तो आर रेडियस में घूमेगा। सूडो फोर्स कैसे लगाएंगे? सूडो फोर्स कौन सा लगाओगे? यानी हम कभी झूले में बैठे हो, हम चक्कर खा रहे हो तो सब जो अपने अपने हमारे जैसे सब चक्कर खाते दिखते हैं क्या? ऐसा देखा कभी? ध्यान से देखना पड़ेगा। ध्यान नहीं दिया होगा ना। ऐसे घूमने वाली जगह में बैठ जाए तो हमें दूसरे लोग भी उसी जगह ऐसे घूमते दिखते हैं क्या? दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, देखना जरा। कुछ बात है जो मन में अटक रही, चलो ये तो हो गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। सोचेंगे तो कुछ आ जाएगी, पर हमारे को नहीं आ रही, हमारे तो आंसर भी मिला दिया। और कुछ चाहिए? 11। देखिए 11 क्वेश्चन। एक वायर को कनेक्ट किया पावर सप्लाई से और कुछ ठंडा पानी इस पे गिराया गया लेफ्ट हिस्से पर, तो रेट ऑफ हीट जनरेशन इन ऑन राइट हाफ। तो हम ये जानते हैं कि वायर जो है ठंडा करने से रेजिस्टेंस उसका कम हो जाएगा, गर्म करने से ज्यादा हो जाता है ना, तो इसका ठंडा करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा, है ना? ठंडा करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा तो टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा तो टोटल करंट इंक्रीज कर जाएगा। तो टोटल इंक्रीज करंट कर जाएगा तो जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है उसमें आई स्क्वायर आर रेट ऑफ हीट जनरेशन है, तो आई इंक्रीज करके आर वही है ना? तो रेट ऑफ हीट जनरेशन राइट वाले पार्ट को तो ठंडा नहीं किया ना, लेफ्ट वाले पार्ट को किया। तो लेफ्ट पार्ट को ठंडा करने से पूरा रेजिस्टेंस कम हुआ तो करंट ज्यादा हुआ, और राइट हाफ का रेजिस्टेंस तो वही रहा और करंट उसमें ज्यादा हो गया, तो आई स्क्वायर आर से रेट ऑफ हीट जनरेशन अधिक हो गया। ठीक है, हो गया 11 नंबर। और बताइए 11 के बाद हो गए सारे? तो
15 में प्रॉब्लम है। 15 में दे रखा है कि 3 रजिस्टर 200 जैसा कि चित्र में दिखा रखे, मैक्सिमम पावर दैट कैन बी डिसिपेटेड इन एनी वन ऑफ द रजिस्टर इज 50 वाट। किसी में मैक्सिमम पावर 50 वाट हो सकती है, तो अपन को 50 वाट से कम रखना है। तो हम ये जानते हैं कि सबसे लेफ्ट वाले में आई करंट जाएगा, तो बाकी दोनों में I/2 जाएगा। तो मैक्सिमम पे लिमिट आ गई, तो इसका आई पे लिमिट आ गई ना, तो I²R की वैल्यू 50 हो जाएगी। तो ये I/2 का स्क्वायर हो गया, तो 50 का 1/4 और उसका दुगना, तो 50 का आधा 25। 50 + 25 कितना, 75 हो गया। आ गया ना, बहुत सीधे तो सवाल है। ठीक है, तो ये डीपीपी का हिसाब निपट गया। और बताइए, हीट ट्रांसफर की शीट का एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 तो निकट गया था ना, थोड़ा सा रह गया था। हाँ मतलब जो भी रह गया था सब कुछ निपटा दिया आपने। अब आप बताइए कि पार्ट 1 में कोई प्रॉब्लम है क्या। 10th नंबर का क्वेश्चन आया है, सभी लोगों को दिक्कत है। ऐसा क्या सवाल है कि सभी लोगों से घर पे भी नहीं सॉल्व हो रहा है। क्या है 10th क्वेश्चन। दसवां सवाल देखिए, 10वां सवाल में क्या है, मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप है क्या ये भी, -2 देने वाला। अच्छा, क्वेश्चन में लिखा है कि फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब हैज अ सरफेस एरिया ऑफ दिस 64, एरिया है 64 मिलीमीटर स्क्वायर, ऐसा प्रश्न में लिखा है। फिलामेंट को कंसिडर किया जा सकता है ब्लैक बॉडी और उसका टेम्परेचर है 2500। ई का वैल्यू 1 हो गया, ब्लैक बॉडी है तो। फिर ऐसा लिखा है कि एक पॉइंट सोर्स की तरह एमिट करता है, दूर वाले पॉइंट से देखेंगे, फिलामेंट का साइज मत लेना है ऐसा बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, नहीं लेंगे। एट नाइट द बल्ब इज ऑब्जर्व फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, रात के वक्त बल्ब को 100 मीटर दूर से देखा गया। 100 मीटर दूरी से बल्ब देखा गया, और ऑब्जर्वर की आंख के बारे में बताया गया है। ऑब्जर्वर देख रहा है भाई, यहाँ पर ऑब्जर्वर की आंख है। ठीक है, तो इसमें ये जो आंखों में जो बीच वाला ब्लैक पॉइंट है जिससे लाइट आंख में अंदर जाएगी, उसका साइज दिया है, उसका रेडियस है 3 मिलीमीटर। तो ये थोड़ा सा इसको पॉइंट सोर्स दिखाना है बल्ब को, और ये जो आंख है जिसमें से लाइट एंटर करेगी उसका रेडियस हमको दिया हुआ है। ऐसे आंख में लाइट जाएगी। ठीक है, तो स्टीफंस कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है, और वीन्स कांस्टेंट भी दिया हुआ है, प्लैंक्स कांस्टेंट भी दिया हुआ है, लाइट का स्पीड भी दिया हुआ है, सब कुछ दे रखा है।
अब सवाल पूछ रखा है तो सवाल में देखते हैं। पावर रेडिएटेड बाय द फिलामेंट इज इन दिस रेंज। फिलामेंट ने जो पावर रेडिएट किया तो उसका फॉर्मूला है सिग्मा ई ए टी की पावर 4। तो 5.67 10 की पावर -8 इंटू 1 इंटू 64 इंटू 10 की पावर -6 टी की पावर 2500 की पावर 4। इसको सॉल्व करके आप देखेंगे तो इसके बीच में आ रही क्या, नहीं आ रही? तो इसका मतलब ये नहीं टिक मारेंगे और क्या, दे भी नहीं रखा ना, अच्छी बात है ना। जबरदस्ती क्यों टिक मारेंगे, आ ही नहीं रहा हमारा। जो बोला था हमने निकाल लिया वो नहीं मैच खा रहा है, हम टिक नहीं लगाएंगे। ऐसा लगता है इनसे कुछ गलती हो गया, लगता आ रहा होगा पर कुछ गलत कैलकुलेट कर दिया हो। ठीक है, जब आंसर में आंसर तो बाद में घोषित करते हैं ना। हाँ बताइए। क्या देखना कुछ? हाँ तो कुछ नहीं है। क्या चीज रह गया? अच्छा यहाँ अपने नहीं है यहाँ कुछ। तो पहला पार्ट हो गया भाई, आगे बढ़ते हैं दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में लिखा है कि the radiated power entering into the one of the eye of the observer in this range। अब जो पावर रेडिएट किया ना तो इसका अपन लिखेंगे पावर अपॉन 4 पाई डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर जो एंटर कर रही। तो अपने पास इसका आंसर आ गया भी P/4 R अपॉन डी का स्क्वायर। आपने ये निकाला P, ये कितना आया था 141.75 डिवाइडेड बाय 4। अब आंखों का रेडियस दिया था कितना 3 मिलीमीटर। तो 3 इंटू 10⁻³ 100 मीटर इसका स्क्वायर। तो 10⁻⁻5 हो गया, फिर गुणा करने से -10 हो गया, फिर 9 और 141.75 इंटू 9 क्या ऑप्शन है इसके अंदर 10⁻⁻8 वाला है। हमारा भी -8 ही आ रहा है। देखो यहाँ से आ जाएगा 9 इंटू 141.75 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻⁻10। तो अब आप इसको गुणा करो जरा, एक डेसिमल इधर -8 कर लेते हैं। 9 इंटू 1.4175 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻⁻8 ये कितना है 3.18 इंटू 10⁻⁻8 है क्या इस रेंज में? अब तो टिक मार सकते हैं हम। तो ये तो आ रहा है हमारे। और वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी लैम्डा इंटू टी इक्वल टू बी, सीधा ही है। इससे आप मिला के देखेंगे मिल रहा है तो लगा देना। अब इसका डी टेकिंग द एवरेज वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड रेडिएशन इक्वल टू दिस मच। एवरेज रेडिएशन ऐसा मान लेना कि लैम्डा ये ले लो। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स
एंटरिंग पर सेकेंड इनटू वन ऑफ द आई। एक आंख में कितना जा रहा है, तो आंख में इतना एनर्जी जा रहा है ना। और एक फोटोन की एनर्जी hc बाय लैम्डा से निकाल लेंगे। तो एनर्जी ऑफ फोटोन hc बाय लैम्डा प्लैंक्स कांस्टेंट इसीलिए तो दिया है ना, लैम्डा भी दे दिया है। तो एक फोटोन की एनर्जी आ गई, और कितनी एनर्जी पर सेकेंड में आंखों में घुस रही है पता लग रही, हो रही, उसको आप डिवाइड कर देंगे एक फोटोन की एनर्जी से, तो कितने फोटोन आंखों में एंटर कर रहे हैं ऐसा हमको पता लग जाएगा। ठीक है, ये पाई से पाई काट दिया। ये एक्सप्रेशन कहां से है, ये जो एनर्जी है पी जूल पर सेकेंड सब तरफ जा रही है, तो डी डिस्टेंस पे जो स्फीयर बनेगा उसके पर यूनिट एरिया पे कितनी आएगी। फिर उसी जगह आंख रखी हुई है, तो उसकी आंख में कितनी एंटर करेगी इनटू उसका एरिया। एनर्जी पर यूनिट एरिया है ना, पावर पर यूनिट एरिया हो एक तरह से, पावर पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ आई। आंख को कितना मिला वो निकाल लिया। तो इस तरह से 10वें साल तो बहुत इजी था फिर तो, ऐसा कुछ मैं मतलब माइनस लाइक तो बात ही नहीं दिख रही। सॉल्व करो, लगाते जाओ, बस सॉल्व ही सॉल्व करो बस। एक बार वो वाला कांस्टेंट निकालो, प्लैंक्स कांस्टेंट भी यूज करो, वीन्स कांस्टेंट भी यूज करो, स्टीफन्स कांस्टेंट भी यूज करो, है ना। और बताइए भाई, 8th इससे पहले रह गया कोई सवाल। 8th क्वेश्चन का ए ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, देखो 8वें क्वेश्चन में कुछ कहा गया है, ये भी मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप है, -2 देने वाला। इसमें लिखा है कि मनुष्य की बॉडी जो है उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, और बॉडी का टेम्परेचर जो है सराउंडिंग से 10 केल्विन ज्यादा रहता है। तो हमारा टेम्परेचर कितना रहता है भाई, 310। टेम्परेचर ऑफ बॉडी 310 केल्विन रहता है, ऐसा हमको पता है। सराउंडिंग का 300 है, टी नॉट की वैल्यू 300 केल्विन, सिग्मा टी नॉट की पावर 4 की वैल्यू दे रखी है 460। ये बोल रहे हैं कि ऐसा ले लेना। अब इसका ए ऑप्शन पूछा जा रहा है, इफ द सराउंडिंग टेम्परेचर रिड्यूसेस बाय दिस मच अमाउंट डेल्टा टी नॉट, जो कि डेल्टा टी नॉट से काफी छोटा है, तो बॉडी का टेम्परेचर सेम मेंटेन करने के लिए ह्यूमन बॉडी को इतना एक्स्ट्रा रेडिएट करना होगा ज्यादा। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा कि पड़ोसियों का टेम्परेचर थोड़ा घटा देते हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। देखो हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, 10 डिग्री ज्यादा है, तो हमारी बॉडी से कुछ हीट जा रहा है और हमें कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो अब जा ज्यादा रहा होगा, मिल कम रहा है, तो ये मेंटेन कैसे हो रहा है, फिर कैसे मेंटेन हो रहा है। 310 है ना हमारा, तो हमारी बॉडी से तो ज्यादा जाएगा और हमको मिलेगा कम, तो कैसे मेंटेन होगा। भोजन से, है ना, खाना वाना खा रखा है ना, उससे बनेगा, अंदर से प्रोसेस है मेंटेन करने की। ठीक है, अब मामला क्या हुआ कि पड़ोसियों का टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर दिया, पड़ोसियों का कम कर दिया,
तो हमारे को कम हीट मिलेगा, कम हीट मिलेगा, हम तो उतना हीट रिलीज करेंगे। हमारा तो टेम्परेचर फिक्स है ना, पड़ोसी हमें हीट दे ना दे, हमें तो हमारे को मेंटेन करना है। तो हमारा टेम्परेचर फिक्स है और हमारा रेडिएशन फिक्स है, और हमको मिलने वाला अमाउंट कम हो जाएगा। अब हमको कम मिलने लग जाएगा तो क्या हम ज्यादा रेडिएट करें, ऐसा लिखा है, मोर एनर्जी। हम क्यों ज्यादा रेडिएट करेंगे, हाँ ना, ये तो उल्टी बात कर रहे हैं। एक तो बात उल्टी हो रही है, दूसरी बात ये है कि हम तो फिक्स ही रेडिएट करेंगे। तो अच्छा, बाहर बाहर थोड़ा ठंडक कर दिया हुआ है ना, जैसे मान लो 10 डिग्री बाहर का टेम्परेचर कम था, तो हमने क्या किया, उसे और कम किया ना, ये तो कह रहे हैं ना, थोड़ा और कम किया, तो अब हमारा थोड़ा ठंडक बढ़ जाएगा। तो हमें इंक्रीज नहीं करना है, उल्टा हमें डिक्रीज करना है। अगर ठंड वंड लगे तो अपन अपना टेम्परेचर कैसे, टेम्परेचर तो घटा नहीं सकते हम, हमें तो वही मेंटेन करना है। ठंड लगे तो अपन एरिया घटा सकते हैं, ऐसे सिकुड़ जाएंगे, है ना, कुछ ओढ़ के सोएंगे ताकि रेडिएशन का अमाउंट चेंज किया जाए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम अपना टेम्परेचर नहीं चेंज कर सकते, एरिया चेंज कर सकते हैं। और यहाँ तो उल्टी बात लिखी है, इसलिए इसको सेलेक्ट करने से मतलब ही नहीं, ये स्टेटमेंट है ना, ठीक है, और तो कुछ नहीं, ठीक है। इसी का पार्ट 2 मेंस प्रॉब्लम है ना, जे मेंस, उसमें भी 10 नंबर। तो पहले 10 नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 2 एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 का 10वां सवाल। एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें दे रखा है टेम्परेचर और टाइम के बीच का ग्राफ। तो टी नॉट का वैल्यू क्या होगा ये हमें बताना है। ये टेम्परेचर डिफरेंस वाला ग्राफ है ना, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है टी नॉट इज डेल्टा टी नॉट ई की पावर माइनस एल्फा टी, ऐसा था ना, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, कैपेसिटर की तरह ग्राफ है, इक्वेशन। तो अपन को टेम्परेचर डिफरेंस पहले वाला कितना दिया हुआ, 80, 80 लिखा है कि 60 लिखा है, 60 लिखा है, और बाद में 40 टी नॉट, तो अब 2 बार लगा लो, ये तो 80, ये 60 हो गया, और ये 40 हो गया। टाइम कितना दिया हुआ है, 6, फिर 20, हाँ मिनट में चलना तो क्या है, अल्फा में चला जाएगा, 60 ई की पावर माइनस अल्फा टी नॉट, बाद वाला टाइम टी नॉट दिया हुआ है, T2 लिखा हुआ है, हाँ T2 ले लो। तो T2 ही तो पता करना है, कैसे सॉल्व करोगे अब इसको, इधर उधर ले जाके एवरेज वाला फॉर्मूला लगाना चाहते हो। अच्छा, एवरेज का फॉर्मूला चाहते हो, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है माइनस डी टी बाई डी टी एल्फा टी माइनस टी सराउंडिंग, ठीक है, अभी ले रहे हैं माइनस डेल्टा टी एल्फा टी एवरेज माइनस टी सराउंडिंग, ये आ गया। तो अब इसमें अपन को क्या करना चाहिए कि पहले 20 डिग्री का टेम्परेचर घटा, तो 20, टाइम कितना लगा, 6 मिनट, अल्फा एवरेज टेम्परेचर कितना रहा, 50, सराउंडिंग का कितना है, 20, ये हो गया। अब अपन क्या करेंगे कि एवरेज वाले में फिर 40 से 20 का टाइम लेंगे, तो 40 से 20 फिर 20 घटा, अब T2 माइनस 6, जो उसका टाइम होगा ना T2 माइनस 6 होगा, और अल्फा अब एवरेज कितना रहा, 40 से 20 30 हो गया एवरेज, माइनस 20,
अब इनको डिवाइड कर देते हैं, तो T2 माइनस 6/6, 30/10, 3 आ गया, तो T2 माइनस 6 इज इक्वल टू 18, T2 24 आ गया। ये यहाँ पे गलती किया क्या कुछ? घटा कितना? अच्छा, डेल्टा टी का ग्राफ है ना, तो उसका टेम्परेचर डिफरेंस, अच्छा पहले कितना टेम्परेचर था? नहीं, सराउंडिंग का टेम्परेचर तो 20 है, और ऑब्जेक्ट का इनिशियल टेम्परेचर 80 होगा, ठीक है। और फिर 80 से कितना हुआ? 60 हुआ, तभी तो डिफरेंस। अरे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कह रहा हूं ना, 80 से 60 हुआ ना, तो डिफरेंस पहले 60 से 40 हो गया ना। ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 80 था, तो डिफरेंस 60 का था सराउंडिंग के साथ, शुरुआत में 60 था ना, और फिर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 60 हो गया, तो डिफरेंस 40 रह गया। तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 80 से 60 हुआ ना, 80 से 60 हुआ, तो यहाँ पर फिर घटा तो कितना? ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर तो 20 ही घटा, यहाँ पर एवरेज में फर्क पड़ जाएगा। तो एवरेज टेम्परेचर उसका कितना रहा? 70, पहले वाले में 70 रहा, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 60 से 40 हुआ, तो फिर ये 50 हो गया, फिर यहाँ का हिसाब बदल गया भाई। फिर से देख लेते, अब इनको डिवाइड किया तो इधर तो वही रहेगा, इधर कितना आ गया? 50, 5/3, 5/3 हो गया, तो 3T2 माइनस 18 इक्वल टू 30, तो 3T2 इज इक्वल टू 48, तो 16×3 = 48। क्या कहते हो, है ना? और उससे नहीं आ रहा क्या? आ रहा है ना, ठीक है। तो इस तरह से 10वां प्रश्न हो गया। इस न्यूटन्स लॉ में ना, इस डेल्टा टी का चक्कर पड़ता है, इस चीज का चक्कर पड़ता है कि डेल्टा टी उसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर पहले और बाद का घटाने वाला एक डेल्टा टी तो ये होता है कि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर घट गया, और एक डेल्टा टी होता है इसका और सराउंडिंग का डिफरेंस। तो लिखते वक्त ना इसमें एग्जाम टाइम में कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं डेल्टा टी कौन सा लिखा है, कि डिफरेंस डेल्टा टी दो वस्तुओं के टेम्परेचर का डिफरेंस है, या एक ही का टेम्परेचर थोड़ी देर बाद घट गया, वो डेल्टा टी है। तो जब अपन ये एवरेज वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, तो यहाँ पर जो डेल्टा टी है वो तो कितना घटा है वो है, और वो जो डेल्टा टी यहाँ लिखा हुआ है ये वो ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग का डिफरेंस है। तो ये दोनों डेल्टा टी अलग अलग हो रहे हैं, सिंबल एक है, सिंबॉलिक एरर। हाँ ना, सिंबल्स का एक जैसा इस्तेमाल होने से भी एरर हो जाती है। तो अब आप बताइए, और कोई दिक्कत? बस हो गए सारे? कितनी अच्छी बात है, इतना इजी है ये। अब आगे क्या है इसमें? HLP, हाई लेवल प्रॉब्लम्स। 8 ही सवाल है, क्या इनके लेवल होगा? कर देना, ठीक है। 8 सवाल ये निपटा देना। चलो, कैपेसिटर वगैरह में कुछ दिया था क्या? अभी तो कुछ दिया नहीं, ठीक, अभी आज दे देंगे। तो कैपेसिटर में हमने बेसिक बेसिक सारी बातें जान ली थी, अब उसी पे सवाल करने की बात थी। सीरीज पैरेलल वाली बातें बताई थी, जरा एक सवाल करते हैं। पहला सवाल,
ये हमने प्लेट्स ले लिया और बैटरी से जोड़ दिया। एक प्लेट, दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट, चौथी प्लेट, पांचवी प्लेट, 5 प्लेट है। एक के नीचे एक के नीचे ऐसे रखा। सभी प्लेट का एरिया सेम है, सबका एरिया एक, और सभी के बीच में डिस्टेंस भी एक है, और वो डिस्टेंस है डी। डी डिस्टेंस तो आपको ये पूछा है फाइंड चार्ज ऑन ईच प्लेट। प्रत्येक प्लेट पर चार्ज पता कीजिए, किस प्लेट पे कितना चार्ज है। अब देखो कि कैसे करेंगे, क्योंकि ऐसा सवाल सोचा नहीं कभी, देखा नहीं कभी, इसलिए अब देखते हैं, है ना। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ये हमने एक पंप लगा रखा है। बैटरी को एक अपन ऐसा समझे कि अपने पास पंप है, इसको ऑन करेंगे तो जैसे पंप पानी फेंकता है ना, ऐसे लोहे में से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और खींच के इधर से उधर फेंक देता है। तो ये क्या करेगा, इस वाली प्लेट से चार्ज पुल करेगा। तो मान लेते हैं कि इससे कोई चार्ज, इसने क्यू चार्ज पुल किया, तो इस प्लेट के ऊपर कुछ चार्जेस आ जाएंगे, कुछ इधर आ जाएगा, कुछ इधर आ जाएगा, कुछ आ जाएगा। यहां से जो क्यू चार्ज गया, इस पंप ने ये चार्ज उठा के फेंका इधर, तो ये वाला जो चार्ज है इनमें बढ़ जाएगा। तो एक बार के लिए मान लेते हैं कि इसमें से इस वाली सरफेस पे -Q1 आ गया, और इस वाली सरफेस पे -Q2 आ गया, जिसमें कि Q इज इक्वल टू Q1 + Q2 हो जाएगा, है ना। ऐसा आ गया। अब रीति रिवाज ये कहता है कि Q1 चार्ज को इधर जाना पड़ेगा, क्योंकि Q1 के सामने Q1 आमने सामने इक्वल अपोजिट, तो यहां पर होगा +Q1 +Q1। तो यहां से वो जो बात है जिससे शुरू होगी लाइन और जिस पे खत्म होगी, मिलेगा एक कैपेसिटर। ये बन गया एक कैपेसिटर, यहां से शुरू होकर यहां पर खत्म हुआ। तो ये जो Q1 चार्ज इधर गया, ऐसा हमको पता लग गया। अब ये -Q2 है, तो इसके सामने फिर +Q2 आना पड़ेगा। +Q2 इस साइड, इसके सामने, तो यहां भी एक कैपेसिटर बन जाएगा। प्लस से लाइन शुरू, माइनस पे लाइन खत्म, जहां से शुरू वहां जहां से खत्म, उसके बीच एक कैपेसिटर, एक दूसरा कैपेसिटर हो गया नीचे वाली सरफेस के हिसाब से।
अब क्या हुआ कि ये जो Q1 आया था जो कि इधर चला गया, तो निश्चित तौर पे बाकी बचा Q2 ही, क्योंकि Q1 प्लस Q2 Q है, तो Q1 इधर चला गया तो बाकी बचा इधर Q2 को जाना पड़ेगा। ये तो पक्का हो गया। ऐसे इधर Q2 गया होगा, ठीक है। अब Q2 गया होगा तो इस पर बटा होगा। अब इस पर न जाने कैसे बटा होगा, ये तो हमें क्या पता होगा। तो कोई तरीके से बांट देते हैं, आपको तो Q3 ले लेते हैं, ठीक है। हम तो कुछ नहीं कहेंगे, आप अपनी मर्जी से बांट लो। तो इधर से Q2 आया था, दो दो सरफेस थी, किस पे कितना पड़ता नहीं मालूम था। नहीं जानते तो मानते, भगवान को मानते जब तक नहीं जानते, है ना। तो अपन ने Q3 मान लिया, नहीं जानना है ना इसलिए माना। वैल्यू नहीं मानना है, वेरिएबल मानना है, ठीक है। Q3 मान लिया, तो इधर कितना बचा फिर, Q4 ले लेता हूं, और Q3 प्लस Q4 Q2 हो गया ना। नया नया मानने में क्या जाता है, कुछ भी मान लो। अब Q3 के सामने माइनस Q3 तो आना ही है, तो रीति रिवाज है, रीति रिवाज है। फिर एक कैपेसिटर बन जाना है भाई, Q3 से शुरू होकर माइनस Q3 के बीच। ऐसे मैं वैसे कभी करता नहीं, पर मैं आज कर रहा हूं, है ना। ये तरीका मैं लाइक नहीं करता हूं, पर कर रही हैं हम, तो हर रास्ते से जा सकते हैं ना, भगवान तो बहुत रास्तों से मिल जाते हैं। तो हम यहां से Q3 और माइनस Q3 ऐसे आ गया मेरे पास। अब क्या होगा कि इस Q4 के सामने कौन आएगा, माइनस Q4। ये तो बात सच्ची है, माइनस Q4 सामने आ गया। फिर ये कैपेसिटर बन गया, ये लो एक और बन गया कैपेसिटर। अब देखो यहां से है ना, इस पे माइनस Q3 है और इस पे Q2 है, तो इस वायर से कुछ चार्ज गया होगा ना उस तरफ, कितना गया होगा, इधर कितना गया होगा। इस पे प्लस Q2 है, माइनस Q3 है, तो एक तरह से Q3 माइनस Q2 ये क्या होगा ना, तभी इसमें प्लस आया ना Q2। इधर माइनस Q3 आया इस सरफेस पे, तो Q3 निकल गया, और इधर प्लस Q2 आया तो इधर माइनस Q2, तो Q3 माइनस Q2 चार्ज इधर से उधर गया। तो इस प्लेट पे जो टोटल पहुंचा वो Q3 माइनस Q2 है, वो माइनस Q4 के बराबर है ना, इस इक्वेशन से। इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो बराबर बैठ रहा है ना, सही। इस प्रकार हमने जान लिया, क्या जान लिया, कि चार के पांच कैपेसिटर, मतलब 5 प्लेट के 4 कैपेसिटर हो गए। एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया। आउटर मोस्ट पर चार्ज क्या होगा, 0। आउटर मोस्ट सरफेस पे टोटल का आधा होता है, टोटल तो आमने सामने वाले सब मिला के 0 है, क्योंकि चार्ज तो इनके पास पहले से था नहीं, इन्हीं से उठा के इन्हीं को देंगे, तो इन सारी प्लेट का टोटल सम तो 0 ही होगा। तो टोटल का आधा आउटर मोस्ट सरफेस पर होता है, तो आउटर मोस्ट पे 0 0 आ गया, 0 इधर 0 उधर, बन गए पूरे। अब मुझको ये बताना था कि किस प्लेट पे कितना चार्ज आना था, तो मुझे 4 वेरिएबल सॉल्व करने भाई, है ना। 4 इक्वेशन लिख देंगे, ठीक है कि नहीं। दो तो लिख के बैठे हैं, 4 में से तो 2 तो लिखी हुई है ना, एक ये पड़ी, एक हो रही, फिर तो आपको 5 है, क्यों भी तो है ना, तो इस हिसाब से तो 5 हो गए।
तो 5 इक्वेशन लगा देंगे, क्या है? आप कैसे लगाएंगे इक्वेशन? बताओ भी कैसे लिखेंगे इक्वेशन? देखो मैं बताता हूँ, ध्यानपूर्वक देखना। आप इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल जो है, इसको 0 मान लेता हूं, तो ये 0 हो गया। ये E आया ना, तो इसका पोटेंशियल E हो गया। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? E आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस पता है, चार्ज और कैपेसिटेंस को रिलेट कर सकते हैं ना। तो Q1 इज इक्वल टू इसका C A एप्सिलॉन बाई D इंटू E। आ गया ना इसका चार्ज? बात जम रही एकदम, आसान सा काम था ये, ठीक है कि नहीं? आगे बढ़ता हूं। अच्छा देखो, इसका E हुआ तो फिर इसका E हुआ, तो इसका भी पोटेंशियल अपन E मान लेते हैं, क्योंकि इसे आपस में जुड़े हुए ना। ये E हो गया। देखो ये E है, ये 0 है, E से 0 की तरफ आ रहे हैं, तो ये बीच में कुछ और होगा, उसको V मान लेते हैं, बीच वाले को V मान लेते हैं, क्या जाता है? तो ये भी V होगा फिर, ये आपस में जुड़े हुए ना, इसलिए ये भी V होगा। ठीक है, कोई आपत्ति विपत्ति नहीं। अब हम लिखने जा रहे हैं, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है ना, तो इसका चार्ज लिख सकते हैं हम। इसका चार्ज है Q2, तो मैं क्या लिखूंगा? Q2 इज इक्वल टू A एप्सिलॉन बाई D इंटू V। ऐसा लिखा जा सकता है ना? ठीक बात है। फिर मैं यहां से ना Q4 पे भी लिख सकता हूं, और Q3 पे भी लिख सकता हूं। तो Q3 में पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस V होगा, तो Q3 की वैल्यू क्या लिखूंगा? Q3 इज इक्वल टू A एप्सिलॉन बाई D E माइनस V। ये हो गया। और Q4 इसके ऊपर वाला E माइनस V, सेम। तो Q4 इज इक्वल टू A एप्सिलॉन बाई D E माइनस V। देखो मैंने Q1 भी लिख दिया, Q2 भी लिख दिया, Q3 भी लिख दिया, Q4 भी लिख दिया। बस अगर V मिल जाता सब हो जाता। एक इक्वेशन है मेरे पास, ये वाले, अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो मुझे V मिल जाएगा शायद, ऐसा लग रहा है। इसमें रख दो ना, यहाँ रखते हैं। Q3 की वैल्यू उठा के यहां से रखेंगे, A एप्सिलॉन बाई D E माइनस V। Q4 की वैल्यू A एप्सिलॉन बाई D E माइनस V। Q2 की वैल्यू A एप्सिलॉन बाई D इंटू V। इस पूरी इक्वेशन में से A एप्सिलॉन बाई D तो कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया? 2E माइनस 2V इज इक्वल टू V। 2E माइनस 2V इज इक्वल टू V। तो V कितना आ गया? 2/3E। 2/3E। अब मुझको V मिल गया, मैंने V का वैल्यू रख दिया, मुझको हर एक का चार्ज मिल गया। ठीक है, एक है ये तरीका, कैसा लगा? इस मेथड को हम कहते हैं चार्ज मेथड। देखो सर्किट में दो ही, पिछली बार अपन कहते हैं करंट मेथड और वोल्टेज मेथड।
तो कैपेसिटर में करंट का नाम चेंज करके कर दिया चार्ज मेथड और वोल्टेज मेथड। तो मैंने आपको चार्ज मेथड के थ्रू बताया। चार्ज मेथड ये कहता है कि हर जगह चार्ज मान लो, हर प्लेट पे चार्ज मान लो, हर ब्रांच में चार्ज बहा लो। माना कि Q गया, माना कि Q1 गया, माना कि Q2 गया, हर सरफेस पे जो आया ना था सब लिख दो। अपन चार्ज कर रहे हैं सब जगह। तो पहले चार्ज का हिसाब लगाओगे, चार्ज कंजर्वेशन भी लगाया है ना। फिर अपन ने उसको कैपेसिटेंस और वोल्टेज का हिसाब लगा के कर दिया। ठीक है, कैसे इधर गया? ऐसा मान लेते हैं कि ये वाली जो प्लेट थी ना, इसमें पहले 0 था और इस प्लेट पर अभी कितना है टोटल? Q2 माइनस Q3 है ना टोटल। तो मान लेते हैं कि इसमें से Q चला गया, तो 0 में से कितना गया कि इतना बचा? पहले 0 था ना, तो 0 माइनस Q बराबर ये Q2 माइनस Q3। तो Q का वैल्यू क्या हो गया? Q3 माइनस Q2, वही लिखा मैंने। कितना सीधा है ये तो। ठीक है, ये तो ऐसे सीधा सीधा साधा हिसाब किताब है। अब मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ, वो आपको ज्यादा पसंद आएगा क्योंकि मैं भी वही मेथड पसंद करता हूँ। ये तो मैंने ऐसे ही न जाने क्यों रास्ता चुन लिया, बस ऐसे लगा कि आज ऐसा करते हैं। तो मैंने देखा ऐसे कुछ भी रास्ता चुनो हमेशा आंसर आता है। ठीक है, मैं दूसरा रास्ता बताने जा रहा हूँ। दूसरे रास्ते का नाम है वोल्टेज मेथड। ये क्या नाम है? चार्ज मेथड। तो मैं वोल्टेज मेथड दूसरे पेज पे दिखाऊंगा। ये आपने नोट कर ही लिया, कोई आपत्ति विपत्ति नहीं? ये लो, अब वोल्टेज मेथड देखिए क्या है। 5 प्लेट है ये, तो इन 5 प्लेट में से ये और ये वाली प्लेट जोड़ी और ये वाली प्लेट जोड़ी। ठीक है, हमने ये वाली प्लेट को इस वाली प्लेट से जोड़ दिया, ये वाली प्लेट को इस वाली प्लेट से जोड़ दिया, इस वाली प्लेट को और इस वाली प्लेट को बैटरी से जोड़ दिया। ये है हमारा क्वेश्चन, है ना। अब देखो पोटेंशियल मेथड है ना, क्या कहता है? पोटेंशियल मेथड के हिसाब से हम क्या करते हैं, हर एक सरफेस का नेम दे देते हैं ताकि अब बाद में कंफ्यूज नहीं होंगे। इस सरफेस का नाम 1, इसका नाम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कुल मिला के 10 सरफेस है। हम 10 सरफेस का चार्ज निकालेंगे और ये हिसाब बताने वाले हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल मेथड में हम क्या करते हैं, पोटेंशियल मानते हैं। तो इसका पोटेंशियल 0 मान लिया, यहां से पहुंचे तो इसका ई हो गया, इसका ई हो गया, और इसका फिर हमने वी माना ही था तो ये वी हो गया। वी ई वी 0 ई सबका वोल्टेज आ गया ना। अब इसको रीड्रॉ करेंगे, यहां पर ई, यहां पर वी, यहां पर 0। अब हमारे को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एक सर्किट बनाना है। तो सबसे पहले वाला ई और वी के बीच में एक कैपेसिटर बन रहा है, तो ई और वी के बीच में एक कैपेसिटर बना देंगे। प्लेट नंबर 2 तो ये है और प्लेट नंबर 3 है। ठीक है, 2 3 आमने सामने, 2 3 का नंबर दे दिया। दूसरा वाला भी ई और वी के बीच में ही है, तो हम ई और वी के बीच में एक और कैपेसिटर बना देंगे। तो ये ई वाला 4 है और वी वाला 5 है। फिर वी और 0 के बीच में एक कैपेसिटर है, तो वी और 0 के बीच में एक कैपेसिटर बना देंगे। तो ये 6 और 7 है।
तो 6 ये है, 7 ये है। फिर 0 और ई के बीच एक और है, 0 और ई के बीच 8 और 9। तो 9 वाला ई की तरफ है, 0 वाला 8 की तरफ है। और फिर बैटरी जो है ऐसे जुड़ी हुई। तो ये जो बन रहा है ना सामने, सभी का कैपेसिटेंस एक ही है, सी। और ये सीरीज पैरेलल में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? इसका कैपेसिटेंस सी, इसका सी, इसका सी, उसका भी सी, और सी बराबर ए एस नॉट बाई डी। अब मुझको क्या करना है कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता कर लेना है, जो कि मैं बड़ी आसानी से पता कर लूंगा। सी और सी मिला के कितना होता है? 2C। ये पैरेलल में है ना, सी प्लस सी, 2C। 2C और सी, तो अब अपन इसका इक्विवेलेंट वाला डायग्राम बनाते हैं। ये ऊपर वाला तो सी ऐसे रहने देते हैं, और इन दोनों का मिला के एक कर देते हैं, 2C/3। और ये सी, ये तो सी वैसे रहने दो, क्या दिक्कत इसका। अब इनका चार्ज लिखना आसान काम है। तो इसका चार्ज हो गया EC, क्योंकि वोल्टेज ये है ना, कैपेसिटेंस सी, तो माइनस EC। और इसका 2CE/3 -2CE/3। अब यहां से यहां आ जाएंगे, तो ये EC और माइनस EC, और ये सीरीज में एक ही होता है, तो इसका चार्ज वही होगा जो इसका होगा। तो ये आ जाएगा 2CE/3 -2CE/3। 3 ऐसे नहीं लिखते ना, है ना, मतलब 2CE/3 और -2CE/3 ऐसे हो गया। अब जो 2CE/3 इनको बराबर बराबर दे देंगे, तो इसका कितना हो जाएगा, CE/3 -CE/3, CE/3 -CE/3। तो इस प्रकार हमें प्रत्येक प्लेट का चार्ज मिल गया। ये मेथड कैसे लगा? आसान है, मैं तो यही लगा था। हाँ, ये मेथड ही अच्छा लगता है मुझे। ऐसे फटाफट से डायग्राम बन जाता है। फिर अपन को प्लेट प्लेट तो गायब हो जाती, नॉर्मल सर्किट डायग्राम का सवाल दिखता है। तो इसमें ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। अब जरा जांच लो, जो पिछला आंसर था और जो अभी आंसर है समान है कि नहीं, है ना। जैसे प्लेट नंबर 2 का चार्ज क्या है, देखो, -CE/3, क्या है ना। प्लेट नंबर 2 का चार्ज -CE/3। हमारा प्लेट नंबर 2 का चार्ज देखो भाई, ये रही ऊपर वाली, इसका -Q4 है, तो V की जगह पुट कर देंगे ना, वही आ रहा है ना, सेम आ रहा है। तो इस तरह से प्लेट हमें दे रखी हो, तो अपन इसका सर्किट का रीड्रॉ करके सीरीज पैरेलल देख लेंगे, जो ऐसे दिख नहीं रहा है। पिछली बार मैंने इसका कोई प्रॉफिट यहाँ तो लिया ही नहीं, सीरीज पैरेलल है कि कुछ है कि नहीं, ऐसा तो कुछ लिया ही नहीं मैंने, ऐसे नॉर्मल तरीके से कर दिया। मतलब हम ऐसा कर सकते हैं, ये बताने के लिए किया था, और ऐसा तो हो ही रहा है। तो प्रत्येक प्लेट का चार्ज निकालना सीख लिया हमने, और अब जो बताएंगे बता देंगे हम। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी निकालना चाहो तो निकल जाएगा, है ना। ओवरऑल कितना इक्विवेलेंट रहा, बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हुआ, ये निकालना होगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, टोटल कितना फ्लो हुआ। ठीक है। अगर कोई पूछे कितना नुकसान हो गया, तो नुकसान कितना बताओगे? 50%। जो बैटरी एनर्जी देगी उसका 50% लॉस में जाएगा, है ना। लॉस के बारे में थोड़ी बात आगे और करेंगे।
फिलहाल ये सवाल हो गया। एक और सवाल पूछ लेता हूँ ऐसे ही, अब वो आप जल्दी से कर देंगे मुझे मालूम है ना। ये लो, एक, दो। अब ऐसे ही प्लेट नहीं बनाता हूँ, सीधे ही बनाता हूँ, आप मान लोगे। ये एक प्लेट है, ये भी एक प्लेट, ये भी एक प्लेट है, ये सारी प्लेट हैं, साइड से देखना। 7 प्लेट। इनको जोड़ दिया, ठीक है। अब देखो ना जाने क्या हुआ, सभी प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी है, सबका एरिया ए है। ये डिस्टेंस डी दिया हुआ है। सभी प्लेट का एरिया ए है। व्हाइट कलर वाली प्लेट है, बाकी वायर है। अब डायग्राम में वो प्लेट को मैंने लाइन से दिखाया है। अब ये निकालो आप तो, प्रत्येक प्लेट पे चार्ज, फाइंड चार्ज ऑन ईच प्लेट। ऐसा लगता है आसान सा सवाल है, सब लोगों ने कर दिया होगा। ऐसा मैंने कभी पूछा नहीं, अभी पहली बार ही पूछा है ये।
आ गया होगा आंसर तो। आसान सा सवाल है ये। आपने दूसरा वाला मेथड लगा देना है, फट से आंसर आना है। पहला वाला मेथड मत लगाना, दूसरा लगाना। पोटेंशियल मेथड लगाओ, डायग्राम रीड्रॉ करो, रीड्रॉ करते ही सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। इतना आसान हो जाएगा कि क्या कहूँ। हो गया। चलो अब मिलाते हैं, देखते हैं कि कैसे इसे करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि पोटेंशियल जो है इसका जीरो मान लेते हैं हम, इसका ई मान लेते हैं हम। जो जीरो से जुड़ गया वो जीरो हो गया। ये जीरो से जुड़ा हुआ है ना, इसलिए जीरो हो गया। ये जीरो है, ये ई है, तो बीच में V1 है। जो V1 से जुड़ गया वो V1 हो गया। ये जीरो है, ये V1 है, ये V2 हो गया। जो V2 से जुड़ गया वो V2 हो गया। तो इस प्रकार हमने V1 V2 जीरो ई ऐसे मान के बना दिया एक डायग्राम। अब मैं इधर लिखूंगा और फट से सब हो जाएगा। ये हो गया ई और ये जीरो है ना, मैं एंड पॉइंट पे जीरो रखूंगा और मैं इधर रखना चाहता हूँ V1, इधर रखना चाहता हूँ V2। ठीक है, इस तरह से मैंने अरेंज किया। मुझे ऐसा लगा कि घटते क्रम में ऐसे होगा, सबसे बड़ा ई है और फिर उसके बीच में V1 है, V1 और V2 के बीच में V, अरे सारा ना ऐसे जा रहा है। तो अब देखिए कौन किसके बीच में आ रहा है कनेक्टेड। तो V1 V2 के बीच में एक कैपेसिटर दिख रहा है मुझे। अच्छा नंबरिंग कर देता हूँ, इनकी कुछ नंबरिंग की जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब जो है उसका नाम दे देंगे इधर। तो एक कैपेसिटर बन रहा है V1 V2 के बीच, तो V1 V2 के बीच बना दिया। V1 से जो जुड़ा है वो 2 है और ये 3, 2 3 नंबर प्लेट हो गया। दूसरा है V2 और 0 के बीच, तो V2 और 0 के बीच एक बना दिया। तो V2 वाला 4 है, 0 वाला 5 है, 4 5। फिर 0 और V1 के बीच, तो 0 और V1 के बीच V1 वाला 7 है और 0 वाला 6 है। फिर V1 और E के बीच, V1 और E के बीच E वाला 9 है और V1 वाला 8 है। E और 0 के बीच, E और 0 के बीच, E और 0, E वाला 10 है और 0 वाला 11 है। फिर 0 और V2 के बीच, 0 और V2 के बीच
12 और 13 कितना सीधा सादा है। ओ नंबर 12 13 में गड़बड़ हुआ। 12 इधर और 13 इधर, 12 जीरो वाला है तो ठीक है। ऐसा तो हर कोई कर सकता है पर लोग करते नहीं है। बात इतनी सी है कि इसको अप्लाई नहीं करते हैं, अप्लाई नहीं करने से गड़बड़ हो जाती है। अब सबका कैपेसिटेंस ही हो गया, अब इसको थोड़ा इक्विवेलेंस निकाल लेते हैं। सी सी मिला के 2C और सी मिला के 2C/3 और सी मिला के, अरे हमारा बैटरी तो जुड़ा ही नहीं, बैटरी भी जोड़ लेते हैं। ये सारा ऐसा है। तो यहां तक पहुंच गए थे 5C/3, फिर उसमें C 5C/8, उसको भी जोड़ना है तो कर लो, नहीं तो अलग ही रहने दो। क्या है 5C/8 प्लस C, तो इसका इक्विवेलेंट आ गया 13C/8। कितना आसान काम। अगर किसी ने इक्विवेलेंट ही पूछा होता और बैटरी से फ्लो होने वाला चार्ज पूछा होता तो 13C/8 कैपेसिटेंस हो गया और 13Ce/8 और माइनस 13Ce/8 ऐसा हो गया। 13Ce/8 और माइनस 13Ce/8 ऐसा हो गया। अब देखो डायरेक्टली अपन सारी प्लेट का चार्ज लिखना चाहेंगे तो ये तो E इसके अक्रॉस तो आ ही गया, तो इसका चार्ज तो Ce और माइनस Ce होगा सबसे ऊपर वाले का, ठीक है ना। Ce और माइनस Ce होगा। ये सब का मिला के टोटल कितना आया था, तो जो जो इक्विवेलेंट का चार्ज होता है वो सीरीज में चार्ज होता है, तो इसका चार्ज होगा फिर 5Ce/8 माइनस 5Ce/8। तो ये 5Ce/8 जो आया था, अब ये जो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना था, 5C/3 पर चार्ज है 5Ce/8, तो वोल्टेज कितना हुआ, इसका कैपेसिटेंस आपने बताया 5Ce/3 और चार्ज है 5Ce/8, तो कितना वोल्टेज आया, Q/C चाहिए ना, तो 5Ce/8 को 5Ce/3 से डिवाइड करेंगे तो 3E/8, ये है ना, 3E/8 वोल्टेज आ गया। वोल्टेज तो पैरेलल में एक जैसा रहता है, तो 3E वोल्टेज इसको मिलेगा, 3E वोल्टेज उसको मिलेगा, तो जब इसको मिलेगा तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, 3EC/8 माइनस 3EC/8। 5 में से 3 इधर चला गया, टोटल 5 था ना, 5 में से 3 इधर चला गया, तो इधर क्या है 2Ce/8 माइनस 2Ce/8। अब 2 में से बराबर बराबर बढ़ गया, Ce/8 माइनस Ce/8, Ce/8 माइनस Ce/8। तो इस प्रकार मैंने प्रत्येक प्लेट पर चार्ज निकाल दिया। क्या कहते हो। अब क्या है कि मैंने इसमें क्या स्टेटमेंट यूज किया, वो जो अपन ने लिखे हैं, एक ब्रांच में एक ही चार्ज जाएगा, तो पहले मैं पूरी एक ब्रांच का कैपेसिटेंस निकाल लेता हूँ और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का चार्ज निकाल लेता हूँ, फिर मैं वही उस ब्रांच में आने वालों को दे देता हूँ। और जब भी पैरेलल आता है तो पैरेलल वालों में एक ही वोल्टेज होगा,
तो मैं इक्विवेलेंट के क्रॉस वोल्टेज निकाल लेता हूँ और वही वोल्टेज सबको दे देता हूँ, फिर उस वोल्टेज से चार्ज पता कर लेता हूँ। तो ऐसा करके मैंने सबका चार्ज लिख दिया, ठीक है कि नहीं। कुछ ऐसे स्टेप वाइज डायग्राम बना सकते हो, मैंने थोड़ा जंप मार रखा है डायग्राम में, है ना। ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में 2 डायग्राम, तीसरे डायग्राम ऐसे, तो इससे थोड़ा आसान लगेगा। यहाँ से तो अपन ने सीधा ये यहीं से वहां जा रहे हैं, है ना, बीच के छोटे डायग्राम बनाए नहीं है, काम चल रहा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है इसमें। किसी को आपत्ति कुछ बोलो। चार्ज का साइन कैसे डिसाइड करें, तो हमारे को तो कोई साइन की चिंता ही नहीं है। जिस प्लेट का चार्ज निकालते हैं उसके वोल्टेज में से सामने वाले का वोल्टेज घटाते हैं और सी से गुणा कर देते हैं, तो हमें अपने आप ही मिल जाता है। अब जब मुझे इस प्लेट का चार्ज निकालना है तो सामने वाले का वोल्टेज 0 और इसका ई, तो इसका वोल्टेज ई, उसका वोल्टेज 0, ई माइनस 0 इंटू सी, तो ई सी। जब मैं इसका निकालना चाहता हूं तो इसका 0, इसका ई, 0 माइनस ई इंटू सी माइनस ई सी। इस फॉर्मूले से निकालते हैं हम, माइनस प्लस का नहीं सोचते। जिस प्लेट का चार्ज निकालना उसका वोल्टेज माइनस सामने वाले का वोल्टेज इंटू सी, उससे जो भी चार्ज आएगा विद साइन आएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा जो आएगा, ठीक है। तो मैं जनरली प्लस वाला पहले चूज करता हूँ, कौन सा बड़ा है ना उसी में से घटाता हूँ, तो मुझे प्लस मिल जाता है, सामने वाले पे माइनस लगा लिख देता हूँ, है ना। किसी ने चार्ज मेथड से किया क्या, ठीक है। तो आपने सीरीज पैरेलल का भी हिसाब समझ लिया कैसे यूज करते हैं। ऐसे प्लेट प्लेट वाले सवाल भी हो गए आपसे, आगे देखते हैं ये सवाल। ये 3 कैपेसिटर दिए C2C2C, इधर ई और उधर 2E। तो सवाल में ये पूछा है फाइंड चार्ज ऑन ईच प्लेट। दूसरा सवाल, अब देखो इसके अंदर है ना, ये जो कैपेसिटर है इनको जोड़ने वाले में पूरे रास्ते में कहीं पर भी रेजिस्टेंस नहीं। तो जब कहीं रेजिस्टेंस ना मिले तो इसका क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है भाई, तुरंत चार्ज। जिस पे जो चार्ज आना है वो पल भर में आएगा सब जगह। जिस गली में कैपेसिटर हो उसमें करंट बंद हो जाएगा, तो इधर भी इस गली में अंधेरा हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, तो करंट कहीं जाएगा ही नहीं, सब जगह करंट बंद हो जाएगा। हाथों हाथ जैसे स्विच ऑन करेंगे करंट बंद, कैपेसिटर चार्ज। तो जब रास्ते में मिलता है कोई भी रेजिस्टेंस नहीं मिलता है, जब रास्ते में नहीं मिलता है कोई रेजिस्टेंस तो हो जाता है चार्ज तुरंत, तत्काल चार्ज, रास्ता बंद, चार्ज हो गया रास्ता बंद। जैसे कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है फिर वो अपनी गली में चार्ज को घुसने नहीं देता है कि बहुत हो गया चार्ज, अब इधर गली मत आना, तो सारी गलियों में करंट बंद हो जाता है। तो इसके अंदर 3 तो गलियां हैं टोटली, हर गली में कैपेसिटर बैठा है, वो रास्ता बंद कर देगा।
तब चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा और जो होगा तुरंत हो जाएगा। तो बस वही पूछा है कि वो जो तुरंत होके चार्ज आया वो कितना कितना आया। तो हमारे पास कैपेसिटर के सवाल के दो रास्ते हैं, पोटेंशियल मेथड, चार्ज मेथड। आपको जो पसंद है वो अपना है। ठीक है, मिला है फिर। चलो मैं बताता हूँ कि कैसे करते हैं ना, कुछ लोग अभी सीख ही रहे हैं। अच्छा देखो, विद इन द क्लास सवाल नहीं हो तो उसमें घबराना नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ना हो, है ना। फिर ये इच्छा रहती है कि आप क्लास में अटक जाएं, ताकि फिर ध्यानपूर्वक सुने। अब कुछ भोले लोग अटकने के बाद देखना ही बंद कर देते हैं, उनके लिए ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ, है ना। मैं चाहता हूँ कि सामने गलती गलती तो करो, कुछ कुछ लोग कुछ करते नहीं। गलती करवाने का समय दे रहा हूँ आराम से, या ऐसा दे रहा हूँ कि सोचने से भी कुछ हो नहीं पा रहा है, ऐसी अवस्था लाना चाहता हूँ कि सोच रहे हो कुछ हो नहीं पा रहा है, तो होगा कैसे, अब देखो। तो मैं आपको ये सवाल दोनों मेथड से करके बताऊंगा। पहले मैं आपको चार्ज मेथड से बताऊंगा, क्योंकि चार्ज मेथड जो है आप बाद में नहीं सुनोगे, पहले सुन लो। अभी इसमें क्या है कि ये जो बैटरी होती है ना, ये घर में जो ऊपर टंकी में पानी चढ़ाने वाली होती है ना, मोटर, वैसी होती है। तो ये मैंने मोटर ऑन कर दिया, ऑन कर दिया तो ये ऐसे हवा खींचती है, ऐसे चार्ज खींचेगी। तो इस प्लेट से ये एक मोटर इधर ऑन कर दिया, एक दोनों मोटर ऑन किया, तो ये दोनों मोटर की पाइपलाइन है ये इधर से चार्ज खींचेगी। इस वाली प्लेट से चार्ज खींच करके इस मोटर ने इस प्लेट पे चार्ज फेंक दिया, और इस ने इधर फेंक दिया। तो मान लेते हैं कि इसने इधर से Q1 खींचा है, और Q1 जाके इस प्लेट पे चिपक गया, Q1। तो ये सामने अपना जाल फेंकेगा, -Q1 को बुलाएगा। एक ब्रांच में एक ही चार्ज बहता है, ये एक ब्रांच है, बस इतनी जगह पे नहीं बहेगा, आगे वही Q1 होगा, बैटरी से वही Q1 जाएगा, यहां से यहां तक जाएगा। ये वाला पंप है वो और लगा है, इस पंप ने भी खींचा, Q2, Q2 उठा करके इस प्लेट पे चिपक गया। इसने अपना जाल फेंका, -Q2 रिसीव करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जाल, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिसीव करने के लिए आएगा। तो ये Q2 आगे गया, Q1 Q2 इधर से उनको गली इधर वाली मिली कि इधर चलते, तो इस प्लेट पे बैठ गए, क्या आगे रास्ता बंद है, यहीं बैठ जाते। फिर ये अपना जाल फेंकते हैं, रिसीव करने आता है -Q1 Q2, और इस गली में Q1 + Q2 चार्ज बह गया। तो एक ब्रांच में एक ही चार्ज है, आप देख लो। तो जहां कैपेसिटर आ गया वहां चार्ज वो रुक गया, कैपेसिटर को कूद के चार्ज नहीं जाएगा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 2C, जो बीच वाला कैपेसिटर है, उसकी जो नीचे वाली प्लेट का चार्ज उठ करके इन दोनों पंप ने, वो जो दोनों ऊपर वाले कैपेसिटर, उसके राइट और लेफ्ट वाली प्लेट को दिया, ऐसा हम बोल सकते हैं। और इन दोनों प्लेट का चार्ज उठ करके इसके पास चला गया। ये चार्ज इस चौराहे से कहीं, तिराहे से कहीं आगे नहीं जा सकता है। मतलब यहाँ वाला चार्ज घूम करके कभी इस प्लेट पे बैठ जाएगा कि नहीं इधर मन नहीं लग रहा है, इस पे बैठ जाते हैं,
इधर मन नहीं लग रहा है, इस पे चलते हैं। ना इधर कूद के जा सकते हैं, ना उधर कूद के जा सकते हैं, ना उधर कूद के जा सकते हैं। ये बस इसी गली में घूम सकते हैं, इन 3 प्लेट पे रह सकते हैं। चार्ज कंजर्वेशन का उपयोग तो मैंने कर ही दिया, जंक्शन लॉ तो लग ही गया है ना। Q1 प्लस Q2 लिखते ही जंक्शन लॉ लगा दिया। अब मुझे ये समझ में आ गया कि Q1 Q2 पता करने के लिए 2 इक्वेशन की जरूरत है मुझे, मैं KVL लगाऊंगा। तो मैं लगाता हूं इस वाली ब्रांच में KVL और एक इस लूप में लगाता हूं KVL। तो KVL की इक्वेशन देखिए जरा, यहां से पढ़ते हैं। E माइनस Q1 अपॉन 2C, आगे बढ़े, माइनस Q1 प्लस Q2 बाय 2C इक्वल टू 0। 2C से गुणा कर देते हैं, तो 2EC इज इक्वल टू 2Q1 प्लस Q2। 2Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 2EC। अब हम इधर वाले रास्ते से जाते हैं, इस साइड से। तो इधर से यहीं से 2E से शुरू करते हैं। 2E माइनस Q2 बाई C माइनस ऑफ Q1 प्लस Q2 अपॉन 2C इक्वल टू 0। अब 2C से गुणा कर लेंगे तो 4EC, यहाँ पे 2 से गुणा हो गया, तो Q1 प्लस 3Q2। तो मेरे पास 2 इक्वेशन है, पहली और दूसरी। मैं क्या करता हूं कि दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके दूसरी में से पहली घटा देता हूं। 2 इंटू 2 माइनस 1, 2 इंटू 2, इसको कहा 1, इसको कहा 2। तो इसको 2 से गुणा करके उसको घटाया तो 8 में से 2 गए तो 6 आ गए, 6EC। Q1 कैंसिल हो गया और 6 माइनस 1 5, 5Q2। तो Q2 आ गया 6EC बाय 5। Q2 का वैल्यू आ गया 6EC बाय 5 और Q1 का वैल्यू इसे पुट कर देंगे, तो क्या 2EC बाय 5। अठारह, 20 में से 18 गया, 2 बचा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने चार्ज के मेथड से चार्ज निकाला। कैसा लगा मेथड? आसान है नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। तो चार्ज ऑन ईच प्लेट कैसे निकालते हैं? अच्छा, इस मेथड में अपन को हर ब्रांच का चार्ज भी मिल गया, तो इस बैटरी ने कितना वर्क किया ये तो निकालना आसान हो गया। Q1 इंटू ई, तो इस बैटरी का वर्क हो गया Q1 इंटू ई। इस बैटरी का वर्क हो गया Q2 इंटू 2E। चार्ज इंटू वोल्टेज वर्क होता है, करंट इंटू वोल्टेज तो पावर होता है, चार्ज इंटू वोल्टेज वर्क हो जाता है। तो Q1 इंटू ई इस बैटरी ने वर्क किया और Q2 इंटू 2E इस बैटरी ने वर्क किया। तो ओवरऑल बैटरी ने कितना वर्क किया? इतना इतना कर दिया, ठीक है। ये भी हिसाब हो गया। अब रहा नुकसान का हिसाब, कितना नुकसान हो गया। तो नुकसान का कैलकुलेशन देखो। इक्वेशन क्या होती है नुकसान वाली? पहले की एनर्जी, बैटरी का वर्क और कोई वर्क, बाद की एनर्जी प्लस नुकसान। लॉस वाले सारे सवाल में पहले मैं यही फॉर्मूला लगाता था, तो इसलिए मैंने आपको पहले ये बताया कि जब भी नुकसान का हिसाब लगाना कि था कितना, मिला कितना, है कितना, जो गड़बड़ हो रही है वो नुकसान है ना। था इतना, मिला इतना, है कितना,
जो हिसाब में कमी वो नुकसान। होना तो पूरा पूरा ही चाहिए था बराबर, जितना था और जितना मिला ये मिलाकर जो है वो होना चाहिए था, नहीं है तो नुकसान है। तो अभी देखो था कितना का जवाब है कि कुछ नहीं था। कैपेसिटर कैपेसिटर तो चार्ज ही नहीं थे, तो इनके पास कुछ नहीं था। बैटरी ने वर्क किया कितना, तो Q1 वन इंटू ई, Q1 आप निकाल चुके हो, तो कितना हो गया 2E²C/5। एक बैटरी का वर्क हो गया। दूसरी बैटरी का वर्क, इधर वाली बैटरी 2E और Q2 12E²C/5, ये दूसरी बैटरी का वर्क हो गया। एक्सटर्नल वर्क तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, कोई आदमी प्लेट प्लेट को पास दूर नहीं ले जा रहे, है ना। प्लेट को कोई खींचता नहीं करे, ऐसे लंबाई कम डिस्टेंस कर देगा तो उसका भी वर्क आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो इसलिए एक्सटर्नल वर्क 0। अभी एनर्जी है कितनी, तो इसके पास Q1 चार्ज है, इस पे Q2 है और इस पे Q1 प्लस Q2, तो इन सब की एनर्जी लिख सकते हैं हम चार्ज के हिसाब से। तो Q1² बाय 2C इसकी एनर्जी, तो Q1 हो गया 2EC/5 का स्क्वायर बाय 2 × 2C। इसका कितना Q2 का स्क्वायर, तो 6EC/5 का स्क्वायर अपॉन 2C। इसका कितना है Q1 प्लस Q2, 8EC, 8EC/5 का स्क्वायर अपॉन 2 × 2C प्लस लॉस। तो लॉस निकालने में तो टाइम का बहुत लॉस हो जाएगा, ऐसे तो समझ में आ रहा है। तो ये तो बेसिक फार्मूला लगाओगे तो बेसिक से तो लॉस होता ही टाइम का, कुछ स्पेशल लगाओगे तो कम लॉस होगा। अब एक स्पेशल फार्मूला बताता हूँ, ये तो हमेशा जब भी मन करे लगा देना, भरोसा ज्यादा पाना हो तो ये लगा देना, भरोसे वाला फार्मूला है, क्योंकि ये तो सच्चा है। सच तो हमेशा सच रहेगा, सूरज तो पूरब में उगे। तो अभी इसमें कुछ रटने वाली बात बताता हूँ नुकसान के बारे में। नुकसान के बारे में रटने वाली बात ये है, ये फार्मूला लगा देना, समेशन ऑफ डेल्टा Q का स्क्वायर बाय 2C। लॉस का कभी भी हिसाब लगाना हो तो कैपेसिटर की प्लेट पर जो भी चार्ज में चेंज आए उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C करके हर कैपेसिटर का ऐड कर दो, तो जो आएगा वही लॉस है। बैटरी बैटरी किसी की चिंता नहीं करनी, है ना। नुकसान का सीधा साधा हिसाब है ये। क्या करना है, डेल्टा Q² बाय 2C। तो अब जैसे यहाँ पे लगाना है, तो ये जो राइट हैंड साइड में लिखा है वो वही तो लिखा हुआ है, डेल्टा Q, ये तो डेल्टा Q है। तो ये वाली जो टर्म लिखी हुई है ना यही लॉस है। इसका मतलब हो गया कि ये इसकी दुगनी आ रही होगी, ये जितनी आएगी ना इससे डबल ही आ रही होगी, ऐसा पता लग रहा है। हालांकि इस सवाल में तो ये भी हो रहा होगा कि बैटरी का आधा हो रहा होगा, बैटरी का वर्क का आधा स्टोर होता है ना, तो ये आधा स्टोर हुआ है, आधा नुकसान हुआ है, तो ये इससे दुगना होगा, तो ये इन तीनों का सम आ जाएगा। तो अब मैं क्या तो लिखूं यहाँ पर, ये ब्रैकेट उठा के नीचे रख देना, डेल्टा Q²बाय 2C, तीनों कैपेसिटर का डेल्टा Q²बाय 2C लगा देना। ये उस समय काम आएगा अगर पहले से चार्ज होता, तो उस समय आपको डेल्टा Q जो चेंज हुआ ना वही निकालना है। यहाँ तो 0 था, इसलिए जो फाइनल है वही चेंज है। ठीक है, ये कौन सा मेथड था, चार्ज मेथड। पोटेंशियल मेथड देखो जल्दी से।
ये E, ये 2E, ये C, ये 2C और ये 2C, यही था ना? ठीक है, जरा ध्यानपूर्वक देखना। ये जो पोटेंशियल मेथड होता है इसमें अपन किसी एक जगह जीरो मान लेते हैं, यहां मान लेते हैं, दूर दूर तक जीरो चला जाएगा, बैटरी से कूद के E आ जाएगा, यहाँ पर 2E आ जाएगा, इसका नहीं मालूम तो V मान लेंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल मेथड ये कहता है कि हर पॉइंट का पोटेंशियल लिखो ताकि हर प्लेट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिख सको। इस कैपेसिटर के क्रॉस लिख सकते हो, इसके क्रॉस, उसके क्रॉस, सबके क्रॉस लिख सकते हो। अब किसी तरह से V मिल जाए तो फिर हम सब बता देंगे। तो V निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये जो तीनों प्लेट है ना, ये वाली, इन तीनों प्लेट का जो टोटल चार्ज होगा उसका सम चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो भी चार्ज आएगा इन्हीं में आपस में बटेगा। तो इन तीनों प्लेट का टोटल चार्ज का सम जितना पहले था उतना अभी रहेगा, क्योंकि इन प्लेट का चार्ज कहीं बाहर से यहां से कूद के तो आ नहीं सकता, इनमें आपस में शेयर होगा वो चार्ज। तो मैंने क्या कहा कि इन तीन प्लेट का चार्ज का सम पहले जीरो था तो जीरो के बराबर कर दूंगा। तो अब मुझे इस प्लेट का चार्ज लिखना है, तो बताओ इस प्लेट का चार्ज क्या लिखूं, कैसे लिखते हैं इस प्लेट का चार्ज? तो इसका कैपेसिटेंस कितना है, 2C। फिर इस प्लेट का पोटेंशियल कितना है, V। इसके सामने वाले कितना है, E। तो V माइनस E। अगर मुझे इस प्लेट का चार्ज लिखना है तो इसका कैपेसिटेंस इनटू इसका पोटेंशियल माइनस सामने वाले का पोटेंशियल प्लस। अब मुझे इस प्लेट का चार्ज लिखना है तो इसका कैपेसिटेंस है C और इसका पोटेंशियल V और उसका 2E, तो V माइनस 2E। अब मुझे इस प्लेट का लिखना है तो 2C V माइनस 0। इन तीनों प्लेट के चार्ज का सम जितना पहले था उतना ही अभी होगा, पहले जीरो था अभी भी जीरो है, तो सब जगह से C काट देंगे तो ये आ जाएगा 2V माइनस 2E, V माइनस 2E, 2V इक्वल टू 0, 2V V 2V, 5V इज इक्वल टू 4E। तो V इज इक्वल टू क्या आ गया, 4/5E। तो अब मुझको मिल गया 4E/5। अब मुझे वोल्टेज 4E/5 मिल चुका है। अब मैं प्रत्येक का चार्ज, है ना, प्रत्येक का चार्ज निकाल लूंगा जैसा अपन ने पहले निकाला था। अब जैसे मुझे इस वाले प्लेट का चार्ज चाहिए ना, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना गया, E माइनस 4E/5, E/5, और इसका कैपेसिटेंस कितना, 2C। तो कितना हो गया, 2CE/5 माइनस 2CE/5। अब इनमें आपस में डिफरेंस देखो, ये 4E/5 और ये 2E, तो 2E माइनस 4E/5 ये कितना होता है, तो ये इंटू 2E, तो 12EC। 2E माइनस 4E/5 कितना होता है, ये तो C है ना। अच्छा, सिक्स। ठीक है, अब देखो इस पे 2E/5 इस बैटरी ने फेंका इधर, इसने इधर फेंका, तो इसमें से कितना गया, 8। तो इस पर आ गया 8EC/5 और माइनस 8EC/5। इस प्रकार प्रत्येक प्लेट का चार्ज हमको मिल गया। ये निकाला था ना पहले, कुछ कहना चाहते हैं?
इन तीनों प्लेट का चार्ज इसलिए कांस्टेंट रहेगा क्योंकि इस प्लेट से रास्ता ही नहीं ना, चार्ज इस गली में जा सकता है। हाँ वो तो आया जो भी है, तो हमने कहा कि चार्ज के पास इन तीन प्लेट के अलावा कहीं जाने की जगह ही नहीं। वो एक ही चीज है, वो तो एक ही चीज है ना। ठीक है, ठीक बात है कि नहीं? रोक दें यहीं पर। आपको वो लोग बाहर इंतजार नहीं करेंगे, ऑटो लेट हो जाएगा कि भाई आज जल्दी कैसे छोड़ दिए। डिस्टर्ब नहीं हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे? ठीक है, फिर अगली क्लास पढ़ेंगे। यहीं रोक देते हैं। होमवर्क होमवर्क होमवर्क। कैपेसिटर में सेक्शन ओनली टेस्ट में आ रहा है, आएगा ही आएगा, ऐसे थोड़ी। ए और बी कर लो, ए और बी कर लो, सेक्शन ए बी कैपेसिटर में और कर लेना है ना। ठीक है।